सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। कोविड-19 का मसला हल नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है कि बकरा ईद और उसके बाद फिर जो 15 से 20 दिन हैं, एक और राउंड पाकिस्तान में कोविड-19 का आ सकता है, कोरोना फैल सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान की और सूबाई हुकूमतों की हिकमत अमली उसको गौर से देखें और एहतियात करें। मामला टला नहीं है। ये जो आप स्कोर देख रहे हैं, जो रेटिंग देख रहे हैं, इसमें कमी ज़रूर आई है, ग्राफ में कमी आई है। सारी दुनिया सराह रही है पाकिस्तान की हिकमत अमली बेहतर है। सारे सूबों की वफाकी हुकूमतों की हिकमत अमली की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इससे अब बिल्कुल बरीज़िम्मा हो जाएं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के दरमियान शदीद एक इल्ज़ामात की लहर चल रही है। उज़ैर बलोच की JIT का मामला हो, अलीम आदिल शेख साहब के प्रॉपर्टी कब्ज़े के मामला हों, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मामला जो खो गया है बीच में वो है कराची में बिजली के मामला। कल हमने देखा बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक मीडिया टॉक हुई। असद उमर साहब ने कहा कि अब गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, अब ऐलान के मुताबिक होगी। पिछले 24 घंटे के अंदर कराची में 10-10 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हुई है। कोई बात नहीं मानी कराची इलेक्ट्रिक ने, असद उमर साहब की सूबाई हुकूमत बिल्कुल साइट पर है। वही सूरत हाल है, कारोबार बंद, मामला बंद, सूरत हाल ख़राब। सैटरडे संडे को कोई माशी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग अपने अरूज पर है। यही सारी सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो 2-3 दिन पहले हमने देखा कि नैब के हवाले से एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की तरफ हुकूमत जा रही है। 120 अदालतें नई कायम की जा रही है, जिसमें 1200 से ज़्यादा रेफरेंसेस के फैसले 3 महीने में हो रहे हैं। यानी कि 2020 शुरू होने वाला है। जिसने पैसा बनाया उसने पैसा वापस देना है। चीज़ बहुत ख़तरनाक हद तक जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरीज रेफरेंसेस बनाए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनाए थे। और ये इल्तिवा एक साइट पर फाइलों के अंदर जिनके ऊपर जाले लग गए थे, मट्टी पड़ी हुई थी, 1200 रेफरेंसेस ये मार्केट में आ रहे हैं। सूरत हाल नैब की अगले गेयर में जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बहुत अहम जो 2 सब्जेक्ट हैं वो ये है कि एक तो अमेरिका के अंदर इंतखाबात का मामला बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन वो तेज़ी से ओवरटेक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इतनी तेज़ी से ओवरटेक कर रहे हैं कि वो ज़्यादा फंडिंग जमा कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में, और पाकिस्तानी उस पर बहुत पेश हैं। मैंने पहले भी आपको एक साहब का इंटरव्यू दिखाया था डॉक्टर एजाज का। आज एक और बड़े मजबूत पाकिस्तानी इसमें मुसलमानों की तरफ से भी आगे हैं और पाकिस्तानियों की तरफ से भी आगे हैं, जो बाइडन के साथ साथ हैं। उनका एक इंटरव्यू मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने एक शानदार किस्म का जो ख्वाब देखा था कि भाई 50 लाख घर होंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी, वो ख्वाब क्या अब तकमील तक पहुंच रहा है? वो जो ऐलान किया था, अब सनती कंस्ट्रक्शन के शोबे को सनती दर्जा दिया गया, फिर फिक्स टैक्स वाला मामला आया, फिर नोटिफिकेशंस हो गए। अब एक और भरपूर अंदाज के अंदर एक चीज़ सामने लेकर आ गए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, बैंक कर्जे देंगे, लोग घर बनाएं। लोग घर बना लेंगे, लोगों के घर बन जाएंगे। इस मौजूद से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरे साथ मोहसिन शेखानी साहब जो कि बाद के चेयरमैन हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मोहसिन शेखानी साहब, ये जो मजमूई तौर पर हम सूरत हाल सारी देख रहे हैं, हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, बहुत बड़ा ऐलान किया, और वो ऐलान अपनी कैंपेन के अंदर उन्होंने शामिल रखा कि लोगों को घर देने हैं, गरीबों को घर देने हैं, और घरों के साथ साथ सूरत हाल रोज़गार की भी बढ़ेगी, और कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा देना, FBR के साथ मामला को फिक्स करना। कल के अखबार में बहुत बड़ा FBR का एक इश्तिहार छपा हुआ है जिसके ऊपर लड़ाई होती रहे, FBR के अंदर लोग तब्दील होते रहे। ये सारी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ देखते रहे। फिर कोई भी पैसा ला के कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर लगाए, उसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ये टाइमर है 2020 दिसंबर का, यानी कि अब 6 महीने तकरीबन बाकी हैं। आप क्या देख रहे हैं, आखिर ये बिल्डिंगें इन 6 महीनों में कितनी बन जाएंगी? किस तरह से चीज़ें आप देख रहे हैं आगे बढ़ती हुई? मोहसिन शेखानी साहब। सर 6 महीने में बिल्डिंगें तो नहीं बन जाएगी। बेसिकली 6 महीने तक हमें ये टाइम दिया गया है कि हम ये अपने अप्रूवल और जो इंसेंटिव है वो आप उसको हासिल कर। अगर 6 महीने में हम ये 31 दिसंबर तक सारी चीज़ें हम सबमिट कर देते हैं,
हमारे प्लान्स अप्रूव हो जाते हैं जी। तो ये हमारे एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये है, और इसके बाद 2 साल हमारे पास है जिसके लिए हमें 2 साल में ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। 2 साल के अंदर जो लोग अपना, मोहसिन साहब 2 साल के अंदर अगर कोई भी पैसा कहीं से भी लाके लगाएगा उससे पूछा नहीं जाएगा? बिल्कुल, मतलब अगर आपका अप्रूवल 31 दिसंबर तक हो गया है, अगले टाइम में आपको 2 साल में ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। दिसंबर तक आपने अगर ये प्रोजेक्ट में सबमिट कर दिए FBR में और आपने अपने आप को शो कर दिया तो फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए। अच्छा, मैं इमरान खान साहब के 2-3 बहुत दिलचस्प किस्म के तकारीर के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ। उनका विजन क्या था इलेक्शन से पहले। उन्होंने आखिर ये जो मदीनी की रियासत वाला मामला था ये शो किया, और जो रिसेंट उन्होंने तकरीर की उसके अंदर उन्होंने सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब मामला ये है कि जब आप मदीनी की रियासत की तरफ पाकिस्तान को लेकर भी जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, लेकिन सूद देना पड़ेगा। सूद तो मदीनी की रियासत और सूद, इसका कोई ताल्लुक बनता है? इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इसका कोई ताल्लुक बनता है? फिर साथ ही जो रुकावटें ख़त्म करने की उन्होंने बात की इस सारे सिलसिले में, उसको सराहना चाहिए क्योंकि 70-72 इंडस्ट्रीज़ तामीराती शोबे के साथ कनेक्टेड हैं। और फिर जो मामला आगे चल रहा है, इस मामले को क्या हम कुछ टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर देखेंगे या शरई ग्राउंड के ऊपर देखेंगे? इमरान खान साहब ने क्या कहा 10 नवंबर 2019 को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर 10 जुलाई 2020 को क्या कहा और 10 जुलाई 2020 को क्या कहा। 3 आप ज़रा उनके इमरान खान साहब के शॉर्ट सुने। सूद देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। मदीने की रियासत में घर बनाने के लिए एक आम आदमी को हुकूमत सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसे सूद देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं मदीने की रियासत का ख्वाब उन्होंने देख लिया था हुकूमत में आने से पहले। वो समझते थे कि अगर उस वक्त मैं ये बात करूँगा तो उस मदीने की रियासत पे वोट मिलेंगे, इसलिए उन्होंने हुकूमत में आने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद ये बात की ताकि मदीने की रियासत के मामले में पाकिस्तानी उनको वोट ना दें। फिर उन्होंने हुकूमत में आने के बाद अपने सारा एजेंडा बना लिया और फिर उन्होंने कहा कि 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ होंगी। अब जैसे जैसे मामला आगे जा रहा है तो अब उन्होंने एक सूद का मामला जो है, जो मैंने आपको सुनवाया, कि वो सूद के ऊपर बड़ा इन्फिसाइज कर रहे हैं। मोहसिन शेखानी साहब, एक सवाल तो मेरा ये बनता है कि हो सकता है गलती हो, लेकिन उन्होंने चूंकि कई दफ़ा कहा है कि सूद के बगैर तो घर नहीं बन पाएगा, सूद जो है वो मदीने की रियासत के अंदर आम होगा। मुझे अंदाज़ा है कारोबारी लोग अमूमन इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, अपने कारोबार से सही रहते हैं और आप ख़ास तौर पर अपने कारोबारी साइड पर रहते हैं, लेकिन पॉइंट बहुत अहम है। मेरी गुजारिश आपसे ये है, सवाल ये है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए पॉलिसी है या आप इस्लामाबाद में, पंजाब के अंदर तो एग्जीक्यूट कर लेंगे और इसको फिर 18वीं तरमीम के तहत सिंध हुकूमत बोलेगी वो भाई जाओ जाके लाहौर में बनाओ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की यहाँ बात नहीं चलती, कराची में आप कोई नहीं बना सकते बिल्डिंग, कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा। ऐसे ही है या सिंध हुकूमत भी आपके मामलात के अंदर अब बैठ गई और मामला ठीक हो गए? पहले तो हम सूद को बात डेफिनेटली आप बचा है कि मदीने की रियासत में सूद नहीं होना चाहिए, सूद का नाम नहीं होना चाहिए। आपको इस्लामिक बैंकारी के हवाले से ऐसे चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। और हमारी मीटिंग में भी लास्ट टाइम भी कहा कि पब्लिक का भी ये रुझान है कि अगर इस्लामिक लोन होगा तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बनिस्बत आप सूद का जिक्र करेंगे। और सूद का जिक्र जब हमारे कुरान शरीफ में खुली जंग है तो फिर हमें उसको अडॉप्ट करने नहीं चाहिए। और इसी वजह से चीज़ें, बहुत सारे लोग, अगर सूद इंटरेस्ट है तो बहुत सारे लोग हमारे भी और काफ़ी मतलब बिजनेस कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती कि सूद में काम करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं, जो करते हैं एक अपना उनकी अपनी सोच है। दूसरा ये कि जो अप्रूवल्स के हवाले कहा, तो हमारी देखें फैसल भाई, हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि आप जो भी ऐलानात कर रहे हैं, ऐलानात से तो कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी ने करना है, इम्प्लीमेंटेशन इदारों ने कर। हाई पावर मीटिंग की थी, इसमें सब CS चीफ सेक्रेटरीज थे, सारे लोग थे और पोजीशन हम नजर आ रही है, उसमें एग्री किया CS ने भी और हमारी बिल्डिंग कंट्रोल से भी बात। लेकिन डिफिकल्ट है, आसान नहीं करते। सुबह तो सिंध में जॉब नहीं मिलेगी, एक्टिविटी नहीं होगी। मोहसिन शेखानी साहब, आवाज़ आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है और ये मैं आपकी आधी बात समझ पाया हूँ। हम टेक्निकल टीम से कहते हैं आवाज़ ठीक कर ले। मेरे साथ इस वक्त ज़ुबैर उमर साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर हैं।
मैं आप माहिर माशियत भी हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को ज़ुबैर साहब देखते भी हैं। ये जो रिसेंट पॉलिसी का आगाज़ किया हाउसिंग तामीरात के शोबे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, उसमें बार बार एक लफ्ज़ कहा, शायद आपने सुना भी हो, मैंने प्रोग्राम के शुरू के अंदर वो सुनवाया भी इमरान खान साहब के, कि सूद एक तरफ मदीने की रियासत के मामलात हैं, फिर एक इंडस्ट्री से मुतालिक पैकेजेस हैं, फिर सब्सिडी दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री शायद चले इससे और लोगों को घर मिलें, लेकिन सूद देने की पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लागू कर दी है कि जो भी घर बनाएगा उसको 5% सूद देना है, 7% सूद देना है। सूद के बगैर मदीने की रियासत, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोहसिन शेखानी साहब के जो स्काइप पे जिस पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था वो दूर हो जाए। मामला बहुत अहम है, हम तज़ादात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, कंस्ट्रक्शन के शोबे को बिल्कुल एक सनत का दर्जा दिया, एक पॉलिसी बनाई गई, चीज़ों को जो हर्डल से ब्यूरोक्रेटिक उनको दूर किया गया। एफबीआर की तरफ से बहुत सारे मसाइल थे, एफबीआर के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई और फाइनली इसके अंदर फिक्स टैक्स वाली चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई, एग्जीक्यूट कर दी गई। अब जो तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ जब लोग घर लेंगे तो ज़ाहिर उन्हें कर्ज़ा लेना पड़ेगा। जब कर्ज़ा लेना पड़ेगा तो फिर आसान शराइत पर कर्ज़ा होगा। तो एक मामला तो ये है कि बैंकिंग में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चलते हैं जिसमें सूद नहीं होता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि सूद होगा, 5% सूद होगा, 7% सूद होगा, रकबे के हिसाब से कितना बड़ा आप घर लेंगे उसके हिसाब से। तो ये सूद का जो एलिमेंट है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इसके अंदर दूसरा पहलू, जिसका भी मोहसिन शेखानी साहब जिक्र कर रहे थे, कि इस्लामिक बैंकिंग वाला पहलू जो है वो एक्टिवेट ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अब जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। मोहसिन शेखानी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको हमने बहुत सेलिब्रेट कर लिया है इस वाले सीन को, कि बहुत बड़ी पॉलिसी आ गई, मनसूबाबंदी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ये सारी अच्छी मनसूबाबंदी के बाद भी काम शुरू होने में कितना वक्त लगेगा, और सिंध हुकूमत इस सारे सीन के अंदर रुकावट है या आपके साथ है? देखें, अभी तक तो पॉलिसी इस पे हमने बात कर रहे थे, हमने उनके साथ मीटिंग की गवर्नमेंट के साथ, 30 डेज का उन्होंने भी हमें अप्रूवल कहा है, लेकिन कुछ इश्यूज आपको पता है यहाँ तो चलते रहते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर साहब है वो काफी सपोर्टिंग है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के भी इश्यूज हैं, इदारों के भी इश्यूज हैं, तो ये सारी चीजें लेके चलना आसान तो नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अगर कोई चीज अप्रूवल नहीं होती है, कहीं भी रुकावट होती है, ये कमेटी 15 दिन में मीटिंग करेगी, आप वहां भेजे, हम वहां से अप्रूवल कर देंगे। बेसिकली जब तक अप्रूवल नहीं होगी ग्राउंड पे काम शुरू नहीं हो सकता। कराची चीजें हमारे पास, मैं ये समझूंगा, कराची में अगर कोई आपने इमारत, बिल्डिंग, कोई शॉपिंग सेंटर, कोई प्लाजा, कोई चीज बनानी है, तो अगर यहाँ की हुकूमत, सिंध की हुकूमत अप्रूवल नहीं देगी तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कमेटी को भेजिए, 15 दिन में हम इस्लामाबाद से अप्रूवल दे देंगे। यानी कि इस तरह से होगा काम। इस तरह इसलिए कि सीएस उस कमेटी में है, चीफ मिनिस्टर वहां पे कमेटी में है, कि अगर वहां कोई रुकावट होगी तो हम वहीं से बैठ के इन चीजों को फॉलो करके आपको ये अप्रूवल्स में हेल्प आउट करेंगे। और ये अप्रूवल्स, हमने यही कहा कि जब तक अप्रूवल्स या आपकी फाइनेंस पॉलिसी या आपके एफबीआर के इशू, जब तक आप क्लियर पॉलिसी वाज़ेह नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर किस तरह इन्वॉल्व होगा। और उसी पे ये मीटिंग हुई है। एक इश्तिहार छपा है एफबीआर का, आपको बड़ा खुशामदीद कहा गया है। उस इश्तिहार को आपने देखा आज के, कल के अखबारात के अंदर, सारे नेशनल अखबारात के अंदर। मैं अहमद साहब से कहूँगा कि वो इश्तिहार ज़रूर दिखाएं। कहती है कि भाई अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कंस्ट्रक्शन की सनत जो है वो फिक्स टैक्स के साथ आगे बढ़े। वो इश्तिहार के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है। आपने इश्तिहार देखा, एफबीआर के साथ आपका तो कोई मसला नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा। उसी के बाद इश्तिहार देने की जरूरत पड़ी है। हमारी काफी कीन थी कि प्रोसेस शुरू होने के लिए ऑनलाइन के लिए आपको ऑपरेट करने की जरूरत है। आप ऑनलाइन जब स्टार्ट करेंगे तो चीजें होंगी। अब जाके वो स्टार्ट होनी शुरू हुई है। काफी दिनों से, जब से ये 2-2.5 महीने हो गए ये पैकेज आए हुए, 2-2.5 महीने से यही पोजीशन हो रही है कि चीजें, इसलिए कि कोविड भी चल रहा है, वो भी आपको पता है इतनी बड़ी है कि बाबा वॉर की कंडीशन है, वो भी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है। मीनवाइल टाइम पीरियड भी हमारे पास 31 दिसंबर है। तो हमारी ये चाहते हैं कि जितने हम ग्राउंड लेवल पे लेके स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट तो रेडी है, प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट को अप्रूवल देंगे, प्रोजेक्ट की एनओसीज को कम कर दें, प्रोजेक्ट को आप कितने फास्ट ट्रैक पे लेकर चलेंगे तो आपको एक्टिवेट होगा। जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो जॉब मिलेगी, तो एलाइड इंडस्ट्री चलेगी, तो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग खत्म होगा। हमें तो अब आपको सपोर्ट ये चाहिए कि ऑन ग्राउंड लेवल आप लोग हमें यहाँ जहाँ भी, मतलब इस्लामाबाद में प्रॉब्लम आ रहा है, सीडीए में है, लाहौर डेवलपमेंट है, पेशावर डेवलपमेंट, जहाँ भी ये प्रॉब्लम है सब जगह मेंबर से सब लोगों की चाहत है कि काम शुरू हो ग्राउंड लेवल पे। कि ब्यूरोक्रेसी का आपको पता है कितना बड़ी और मुश्किल चीजें हैं, और एक ऑब्जेक्शन लग जाना, फिर 15 दिन उसको लेना। तो हमने कहा ये टाइम अगर गुजर जाएगा तो फिर तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे और कोई अवेल ही नहीं कर सकेगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने ये मीटिंग की और इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शकरदा। ख्वाहिश ये है कि जो एक बड़ा फैसला इस हुकूमत ने किया है उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। मैं यहाँ पर, मेरे साथ मेहमान बैठे हैं, हमने सुना एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार सुना कि हुकूमत सियाहत के शोबे के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहती है, बहुत आगे जाना चाहती है। और हमने अमेरिकन पॉलिसीज़ को चेंज होते देखा, यूके की पॉलिसीज़ को चेंज होते देखा, ट्रैवल एडवाइजरीज पाकिस्तान के बारे में चेंज हुई, बहुत सारे अच्छे सियाहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं जिससे पाकिस्तान को सियाहत के शोबे में आगे जाने का मौका मिले। इमरान खान साहब ने बहुत सारे ट्वीट किए, इजलास की, मीटिंग की। हालिया हमने देखा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक बड़ी शानदार किस्म की 10 साला सियाहत की पॉलिसी का ऐलान किया और 5 साला एक्शन प्लान का उन्होंने ऐलान किया। वो ऐलान उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो लोग हैं और जो होटल गेस्ट हाउस एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको अपने साथ शामिल नहीं रखा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर खान साहब, ये कि पाकिस्तान गेस्ट हाउस एंड होटल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और मेरी कोशिश होगी कि अतर चावला साहब को भी जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के रूहे रवा हैं उनको भी शामिल करूँ कि पॉलिसी के अंदर हुकूमत जो पॉलिसी बना रही बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को अपने साथ नहीं रख रही। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने क्या फरमाया था वो मैं आपको सुनवाता हूँ। जुल्फ़ी बुखारी साहब कितने अच्छे लग रहे हैं पाकिस्तान के बारे में सियाहत की पॉलिसीज़ को बताते हुए, लेकिन गैप है, बड़ा गैप है। गैप ये है कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद है पिछले 4 महीनों से, बुरे हाल में हैं वो लोग। 10 लाख से ज़्यादा लोग इन रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करते हैं। अतर चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर गेस्ट हाउसेस होटल की जो एसोसिएशन है उसके सरबराह हैं। ताहिर खान साहब, मैं गुफ्तगू आगाज़ ताहिर खान साहब आपसे कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, इमरान खान साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, जुल्फ़ी बुखारी बहुत अच्छी बात करते हैं, ये अच्छी बातें जो आपके गेस्ट हाउसेस होटल बंद हैं, इस पॉलिसी में आप कहाँ हैं? 10 साला हिकमत अमली पॉलिसी में जुल्फ़ी बुखारी के मामलात में आप कहाँ हैं? बातें तो पहले भी बहुत हुई हैं, बातें इन्होंने बड़ी अच्छी कही हैं, बड़े अच्छे ख्वाब इमरान खान साहब ने भी दिखाए, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी प्लानिंग्स की बात कर रहे हैं। ऐसी प्लानिंग्स तो हमने पहले भी बहुत सुने हैं और हुए हैं, लेकिन असल चीज़ तो अमल है, अमल तो कुछ नहीं हुआ। आपके साथ राब्ता है? कोई राब्ता नहीं। हमने, आपके जो गेस्ट हाउस हैं वो कितने हैं पूरे पाकिस्तान में होटल गेस्ट हाउस? 11,575 रजिस्टर्ड गेस्ट हाउसेज, 11,000 से ज़्यादा रेस्ट हाउस और होटल्स हैं। मैं कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हम यहीं से शुरू करेंगे कि पॉलिसीज अपनी जगह पे, ग्राउंड पे जो लोग हैं उनसे कोई डिस्कशन, कोई राब्ता, कोई मामला नहीं। इस ब्रेक के बाद हुकूमत की कोशिश है कि सियाहत के शोबे में तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। एक पॉलिसी का ऐलान किया है हुकूमत ने, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने 10 साला सियाहत की पॉलिसी का ऐलान किया है, 5 साला एक्शन प्लान। ये एक्शन प्लान और ये पॉलिसी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं जिनके बगैर सियाहत आगे नहीं बढ़ेगी, उनको लूप में नहीं लिया गया, और जो गेस्ट हाउस और होटल एसोसिएशन वाले हैं उनको भी साथ नहीं रखा गया। 1 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, 11,000 से ज़्यादा होटल एंड रेस्टोरेंट गेस्ट हाउसेज हैं। अगर ये 2 बड़े स्टेक होल्डर्स नहीं है तो पॉलिसी फिर है क्या? ताहिर खान साहब, आपसे बात नहीं हुई, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कोई रब्ता नहीं किया, जैसा कि आपने पहले बताया था। अब आप चाहते क्या हैं? कैसे इस इंडस्ट्री को आपके इंडस्ट्री के साथ, इस पॉलिसी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है? एक्शन की ज़रूरत है। वो एक्शन प्लान बता रहे हैं, हम कहते हैं एक्शन करें, अमल करें, हमारे साथ रब्ता करें। हम मेन स्टेक होल्डर हैं। आपने कमेटी बनाई हुई है, टूरिज़्म रिकवरी एक्शन कमेटी, कोई नुमाइंदा हमारा नहीं है उसके अंदर। आपने नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया है, उसमें कोई नुमाइंदा नहीं है हमारा।
हमारा मुतालबा है कि हमें उसमें नुमाइंदगी दी जाए, ताकि जो आप बात कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, तो हम एग्जीक्यूट ग्राउंड वालों को तो शामिल। चावला साहब, अथा चावला साहब, आप भी बहुत अरसे से शोर कर रहे हैं, इश्तिहारात भी आपके चल रहे हैं, आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इस इतनी बड़ी पॉलिसी में, नेशनल पॉलिसी में आपका इनपुट क्या है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। एक चीज की मैं क्लैरिटी दे दूं कि आप कह रहे हैं लाख रेस्टोरेंट हैं, लाख रेस्टोरेंट हैं नहीं थे, वो तो तकरीबन 20% से 25% रेस्टोरेंट जो हैं वो तो अब शायद सूरज देखेंगे नहीं, उनमें से बहुत से तो बंद हो चुके हैं, 4 महीने हो गए हैं, कोविड की वजह से बंद हो गए हैं। जुल्फी जी सर, कोविड की वजह से और हुकूमत की। अच्छा, बंद हो गए, चले मैं उसको 1 लाख से 80,000 कह देता हूँ, 80,000 रेस्टोरेंट से। आपकी जुल्फी बुखारी साहब से कितनी मुलाकातें हुई, कितनी मीटिंगें हुई? जुल्फी बुखारी साहब ने आपकी कौन कौन सी बातें जो है सियाहत की पॉलिसी के अंदर, एक्शन प्लान में शामिल की हैं? सर, जुल्फी बुखारी साहब ने ख्वाहिशात का पलंदा तो हम बहुत अर्से कुछ भी नहीं शामिल हुआ। अगर टूरिज्म में जो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होटल इंडस्ट्री और जो ये अपनी गेस्ट हाउस इंडस्ट्री, आपके पास क्या मुतालबात हैं जुल्फी बुखारी साहब के लिए? क्योंकि उन्होंने ठंडे कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ना गेस्ट हाउस को लिया, ना रेस्टोरेंट्स को लिया। मुतालबात आपकी क्या है? सर, मुतालबात सबसे पहले ये हैं, 2 मुतालबात हैं सिर्फ। एक ये कि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का हमें दर्जा दिया जाए, इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, एक मुतालबा। दूसरा मुतालबा यह है कि खुदारा मैंने ये हमाद अजहर साहब से भी आज से 1 महीने पहले दरख्वास्त की कि आप हमें एक डेट दे दीजिए कि कब से हमें खोला जा रहा है। खोलने का मकसद है डाइन इन पूरा खोला जा रहा है। यही 2 मुतालबात हैं, आप हमें ये बता दें। एक, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, हमें साथ शाम में मिला के। बहुत जबरदस्त आपने बात की है। ताहिर खान साहब, आपके मुतालबात? सेम मुतालबा हमारा भी है कि हमें इंडस्ट्री तो कहा जाता है, लेकिन हमें इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया गया अभी तक। हमें इंडस्ट्री डिक्लेयर करें बाकायदा तरीके से। दूसरी बात यह है कि जब इंडस्ट्री डिक्लेयर होती है तो उसको कुछ मराहत भी दी जाती है। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए, आपने जो दूसरी प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री बनेगी तो फिर मराहत आई जाएंगी, जैसे इनको आई। मतलब हमारा टैरिफ रेट, मैं तो इस वक्त गैप एक बहुत बड़ा गैप, वो गैप ये है कि ताहिर खान साहब ने जैसे बताया, अथा चावला साहब ने इसे बताया, 2 बड़ी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं और पॉलिसी जो ऐलान हो रही है हुकूमत की जानिब से बड़ी अरसे के बाद, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन वो खुद ही बैठ के किए जा रहे हैं। सरकारी तौर पर इनको नौकरियों से निकाल दिया, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए थे, ये हमने सेक्टर बंद कर दिए, हम इंप्रूव करेंगे, नए नौजवान लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर साथ नहीं रखेंगे तो लोग कहाँ ठहरेंगे, लोग कहाँ खाने खाएंगे? ये मामला ऐसे नहीं बढ़ेगा। मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला, पाकिस्तान भी से मुख्तलिफ सब्जेक्ट में बड़ी तेज़ी से आगे गया। कश्मीर के मामले को इमरान खान साहब ने इतना तेज़ी से उठाया, सारी दुनिया में फैलाया, सारे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तेज़ी से उसके साथ कनेक्ट हुए। ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर एक तब्दीली आ रही है, वो अमेरिका में तब्दीली बहुत कम वक्त के अंदर बड़ी तेज़ी से आई है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडन जो 2 दफ़ा पहले नायब सदर रहे हैं वो कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। इस वक्त रेस लगी हुई है, जो बाइडन तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानीज भी बड़े तेजी से इलेक्शन के मामलात के अंदर अपना एक रोल बना रहे हैं। एक और शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी उन्हें देखते रहे। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब गए थे यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने के लिए, तो वो पेश थे, साथ साथ थे। उन्होंने बहुत सारे कांग्रेसमैन को अरेंज किया, इमरान खान साहब की मीटिंग कराई, तारीखी मामलात के इजाफा जो बाइडन के राइट हैंड बने हुए हैं, बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। ताहिर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम जब इस सारे सिनेरियो को देख रहे हैं तो फंड रेजिंग का एक एलिमेंट आ गया है, और सारे कैंडिडेट जो हैं फंड रेजिंग वाले मामलात में हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, आप जो बाइडन के साथ साथ हैं। आप देख रहे हैं कि किस हद तक ये जो कंपटीशन है फंड रेजिंग का, इसके अंदर जो बाइडन जो है वो इस मुकाबले में कितना आगे हैं? जी, आपकी बात मैं बिल्कुल फैसल समझ गया हूँ। देखिए, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जी जो बाइडन एक सख्त हरीफ साबित होंगे या सख्त उम्मीदवार साबित होंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मैं इसलिए बोलूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप, वी ऑल अंडरस्टैंड ही इज़ अ बुली। इसी तरह जो पिछले इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन वाज अ बुली टू। सो 2 बुलीज वर फाइटिंग काइंड ऑफ लाइक फॉर अ सेम जॉब। इस वक्त जो बाइडन है, ही इज़ नॉट अ बुली। ही इज़ कमिंग इन एज अ कंपोज्ड, focused, seasoned politician who is going to handle with very inexperienced, unorganized, full of hate, don't like anybody type of person. So people will compare
कि यार ये जो दो कैंडिडेट हैं इसके अंदर मजबूती कैंडिडेट की इसमें नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा येलन स्क्रीम कर सकता है, कितनी ज़्यादा ब्लेम कर सकता है, कितनी ज़्यादा दूसरे बंदे पे उंगली उठा सकता है। इस वक्त मजबूती जो नेशन को चाहिए कि कौन सा शख्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसमें यूनिटी, जिसमें हम सारी की सारी नेशन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन हो जाए। इस वक्त इतनी डिवाइड हो चुकी है कंट्री कि जिसके अंदर रेसिज्म इज एट हाईएस्ट लेवल, जिसके अंदर आप यानी डिसलाइकिंग और ग्रुप के अंदर ग्रुप बन चुके हैं। एक शख्स एक बात कर रहा है, दूसरा शख्स उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। मैं फंड रेजिंग के पूछ रहा था। अच्छा, ये जो हम एक गैप देख रहे हैं, रेसिज्म की आपने बात की, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक कैंपेन चला रही है। वो कैसी कैंपेन है? जो बाइडेन के लिए आप समझते हैं कि सपोर्ट में कैंपेन चल रही है? क्योंकि जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप बातें करते रहे उसमें तो रेसिज्म और बहुत सारी चीज़ें फैलती रही हैं, लेकिन बहुत खुश इखलाकी अंदाज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन कैंपेन चला रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी सामने नजर आ रही है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी फैसल, इसमें जो है थोड़ी सी आपको क्लियर करूँ चीज़ के हमने एक बनाया है प्लेटफॉर्म, उसमें मुस्लिम फॉर बाइडेन विच इज़ रजिस्टर्ड विद कैंपेन, और उसका लिंक बिल्कुल कैंपेन के साथ मॉनिटर्ड बाय द कैंपेन। सो मैं उसके अंदर मेरी जो बेसिकली जो ड्यूटीज़ आप समझ लें, जो मेरी टास्क है वो ये है कि इंशाल्लाह हम सारी मुस्लिम लीडरशिप को उसके ऊपर इकट्ठे करेंगे। उसमें 3 सेगमेंट हैं। एक इलेक्टेड मुसलमान लीडरशिप जो इस वक्त ऑलरेडी हमारे पास 3 कांग्रेसमैन हैं, एक अटॉर्नी जनरल है और काफ़ी सारे स्टेट रैप हमारे हैं और कुछ और भी इलेक्टेड लोग हैं, तो उन सबको पुट टुगेदर करें। उसके बाद बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि आप वो लीड कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, आप लीड कर रहे हैं। एक मैं ताहिर जावेद साहब आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। ये शानदार काम है जो आप इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी को जो बाइडेन के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। एक हमने स्टेटमेंट देखा, बहुत शानदार स्टेटमेंट था जो बाइडेन ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मोदी सरकार कर रही है कश्मीरियों के हक के अंदर वो स्टेटमेंट दिया। बहुत शानदार स्टेटमेंट था, सारी दुनिया के अंदर उसको सराहा गया है। अब ये सदारती उम्मीदवार कोई एक ऐसी अपनी कैंपेन के दौरान इस तरह का स्टेटमेंट दे, माजी में कभी शायद नोटिस नहीं हुआ, लेकिन इंडिया के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जो बाइडेन का स्टेटमेंट, कश्मीरियों के हक में ये स्टेटमेंट, हकूक दिलवाने की बात की, इसको आप किस तरह देखते हैं? जी हाँ जी फैसल आपकी मैं इस बात के ऊपर मैं इतना बोलूँगा कि यस, हमने कश्मीर के ऊपर पिछले आपके सामने साल से ऊपर हो गया कि जब ये कानून चेंज हुआ कश्मीर के अंदर, तो मैं और बहुत सारे हमारे साथी पाकिस्तानी और मुसलमान जो ख़ास तौर पे जिनका कश्मीर से तल्लुक़, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। डिफरेंट कांग्रेसमैन सेनेटर्स को हमने पुट टुगेदर, डिफरेंट कमीशंस के सामने में किया, लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबियाँ हमें हुई उसमें जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी कामयाबी में कामयाबी ये है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने कश्मीर का इशू कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लोगों को हक़ खुद अराती देना चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट को और कश्मीर को खोला जाए, ये सारे इश्यूज़ के ऊपर खुल के बात किया और इसको अपनी वेबसाइट के अंदर कश्मीर उनकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है इन राइटिंग। अब ये चीज़ कभी आज तक हिस्ट्री के अंदर इस तरह का कोई इशू, इतना हार्ड इशू जिसकी अदर साइड ऑफ द फेंस एक बहुत बड़ी कंट्री खड़ी हो, उसके ऊपर किसी कैंडिडेट ने आज तक इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया था। आई बिलीव हमारी कम्युनिटी को, हम सब लोगों को इसके अंदर एक बहुत बड़ी होप नज़र आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि जी बजाय इसके कि हम सिट डाउन और वेट करें कि इलेक्शन जीतने के बाद क्या चीज़ आएगी, ही मैं आपसे एक ब्रेक ले रहा हूँ ताजिर साहब, मेरे साथ ही रहिए, एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, इस वक्फे के बाद। अमरीकी इंतखाबात का मामला, जो बाइडेन ओवरटेक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। मेरे साथ ताहिर जावेद साहब मौजूद हैं। ताहिर जावेद साहब, हम अगर इस इंतखाबात को देखें, तारीख़ी इंतखाबात हैं, हम बहुत सारे मसाइल, कोविड-19 वाली पॉलिसीज़ डोनाल्ड ट्रंप उस तरह से लेके चल ही नहीं पाए और अब तो वो बहुत दबाव के अंदर है। हलाकतें अमेरिकन कितनी हो गई, उनकी हेल्थ की पॉलिसी मुकम्मल फेल हुई, गवर्नेंस की पॉलिसी फेल हुई, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, मईशत बुरे हाल के अंदर है।
एक एडवांटेज तो बिल्कुल हासिल है जो बाइडन को। आप क्या देखते हैं, कितने लीड से शिकस्त देंगे जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को, कितनी शिकस्त, क्या तवक्को है इस वक्त के एनवायरनमेंट में? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस वक्त जो पोल्स हैं उसमें बाइडन लीड के अंदर है और डबल डिजिट से ज़्यादा, यानी इस डबल डिजिट लीड है सब पोल्स के अंदर, और किसी के अंदर तो अभी भी 14% प्लस लीड है। अब ये लीड इतनी रहेगी नहीं, वी ऑल अंडरस्टैंड कि अब हम जा रहे हैं लास्ट 3 मंथ ऑफ द कैंपेन, और जब तक ये लीड किसी भी सूरत में कायम है, दैट्स ऑल वी नीड। अभी तो 11, 12, 13, 14 पॉइंट्स की लीड है, ये 1, 2, 3 पॉइंट्स पे भी हो तो इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आप इलेक्शन लड़े हैं सिटिंग प्रेसिडेंट के साथ। होता अदर वे अराउंड हुआ है कि सिटिंग प्रेसिडेंट जो आपसे 10 पॉइंट 11 पॉइंट आगे होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होती है, और इलेक्शन डेज के ऊपर आप 1-2 पॉइंट पे खेल रहे होते हैं। यहाँ पे ये उल्टा है, जो नया कैंडिडेट है वो सिटिंग प्रेसिडेंट से लीड के अंदर जा रहा है, तो ये आप इसको यानी कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप 11-12 पॉइंट्स की एक डेफिसिट में है और ये गेन के अंदर है। तो अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि जिस तरह होना चाहिए था और जिस तरह है, तो दोनों के दरमियान में 24 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। तो इट्स अ ग्रेट होप, आई बिलीव विल हैव द इलेक्शन, और आई बिलीव वी विल हैव जो ये इस आइंदा जनवरी में अमेरिका में एक इंशाल्लाह नया दौर शुरू होगा, जिसके अंदर नए ताल्लुकात बनेंगे, और उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के एक अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं, और इसको हम सब लोग बड़ा पॉजिटिव देखते हैं। और इंशाल्लाह आपकी ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन जैसे जीत गए हैं, और ख़ुशी की बात इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो कश्मीरियों के साथ एक पूरा एनवायरनमेंट है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और जो मोदी सरकार ने किया है, जो बाइडन इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं, और कैंपेन के दौरान जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो फिर सिनेरियो क्या होगा, मतलब क्या इंडिया किस साइड पर जाएगा, मकबूजा कश्मीर का मसला हल होने की तरफ जाएगा, तो एक बड़ी चीज़ है। एक चीज़ ये बताएं कि इलेक्शन जीतने के बाद आपके ख्याल में बाइडन जो है वो अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या फ़वाइद मुस्लिम कम्युनिटी को हो सकते हैं? रेसिज्म का मामला है, दीगर मामलात हैं, बाइडन के आने से मुस्लिम कम्युनिटी को क्या फ़वाइद होंगे? हाँ जी, हाँ, इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आज मेरी ग्रेग शूल्स के साथ जो बाइडन के कैंपेन के चेयर और मैनेजर हैं, जो बेसिकली सेकंड गाय इन कमांड इन द कैंपेन, उनसे 1 घंटे की गुफ्तगू बल्कि आपके नुमाइंदे जो कामरान जिलानी मेरे साथ खड़े थे, तो मैंने बड़े सादे लफ्ज़ों में उनसे सवाल पूछा कि देखें, हमारी कंट्रीब्यूशन हमारे कद से कहीं ज़्यादा है, हमें ये बताया जाए कि जो ट्रांजिशन टीम है उसके अंदर हमारे लोगों को, मुसलमानों को, कुछ पाकिस्तानियों को किस हद तक, तो ओपनली ही सेड कि या आप लोगों के कम से कम 3-4 लोगों को ट्रांजिशन टीम का हिस्सा होना चाहिए। मैंने बड़ी ओपनली वापस उसको काउंटर किया कि आई विल काउंट यू फॉर दैट एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू सर्व ऑन दैट। और इंशाल्लाह हम इस ट्रांजिशन टीम के अंदर, और हमारे पास बहुत सारे लोग जिनका एक्सपीरियंस भी है, जिनके तजर्बात भी हैं, जिन्होंने सर्व भी किया हुआ डिफरेंट पोजीशन के अंदर, इंशाल्लाह हम उन लोगों को इसमें पॉइंट करेंगे। और इस तरह यानी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है सारी दुनिया के लिए, लेकिन ये जो हालिया इलेक्शंस हैं अमेरिका के, ये एक टर्निंग साबित हो सकते हैं। और जितनी कोशिश कश्मीर के लिए इस हुकूमत ने की है, इमरान खान साहब ने की है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की है, एक लॉबिंग एडवोकेसी का एक फल निकल सकता है। अगर जो बाइडन वाकई जीत जाते हैं तो मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल बदल सकती है, कर्फ्यू हट सकता है, वहाँ पे कोई नतीजा निकल सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।